अस्सलाम वालेकुम बेटा। बेटा आज का हमारा टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम थ्योरी। अपने सबका टॉपिक के अंदर हम इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं, किस तरह से एक्सपेरिमेंट कुछ और रिजल्ट दे रहे थे और क्लासिकल फिज़िक्स का कंसेप्ट कुछ और था। क्लासिकल फिज़िक्स हमेशा मैटर के वेव नेचर और उसके पार्टिकल नेचर को अलग अलग डील करती थी। क्लासिकल फिज़िक्स के मुताबिक वेव कोई अपनी वेवलेंथ रखती है, उसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है, एक ख़ास स्पीड के साथ मूव करती है। वहीं पार्टिकल का एक ख़ास मोमेंटम होगा, ख़ास स्पीड के साथ हरकत करेगा, कुछ ना कुछ उसका मास होगा। तो दोनों अलग अलग बिहेवियर थे मैटर के। ये कैसे पॉसिबल हो गया कि लाइट, जिन्हें क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव समझा जाता था, मेटल की सतह के ऊपर जैसे ही पड़ती हैं तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करा देती हैं। एक वेव आकर कैसे एक पार्टिकल को वहाँ से इमिट कराती है, तो ये रिजल्ट्स काफ़ी सारे नए सवालात पैदा कर रहे थे। वो नए सवालात क्या थे? यही कि सब एटॉमिक लेवल के ऊपर जितने भी रूल्स हैं क्लासिकल फिज़िक्स के, वो रॉन्ग हैं। नए लॉज की ज़रूरत है, नए कवानीन की ज़रूरत है। आइंस्टाइन ने भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जब एक्सप्लेन किया तो उसने प्लांक्स की उसी थ्योरी को इस्तेमाल किया। मैटर रेडिएशन से एनर्जी पैकेट की सूरत के अंदर अब्जॉर्ब भी करता है और इमिट भी करता है। तो आज हम उसी चीज़ को डिस्कस करेंगे कि कैसे आइंस्टाइन ने अपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को क्वांटम थ्योरी जो कि प्लांक्स ने दी थी उसकी बुनियाद पर कैसे एक्सप्लेन किया था। एक फोटॉन जब आकर इलेक्ट्रॉन से टकराता है, उस फोटॉन की एनर्जी प्लांक्स ने जो मैथमेटिकल रिलेशन दिया था, E बराबर है HF, जहां H प्लांक्स कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू 6.63 10⁻⁻34 जूल सेकंड के बराबर होती है। जब इस एनर्जी का फोटॉन आकर सिंगल किसी एक इलेक्ट्रॉन से टकराता है, उस वक्त इसकी ये एनर्जी दो हिस्सों में तकसीम हो जाती है। एनर्जी का कुछ हिस्सा, अ पार्ट ऑफ एनर्जी इज यूज्ड टू एस्केप द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। उस फोटॉन की एनर्जी का एक हिस्सा इलेक्ट्रॉन को मेटल की सतह में से निकालने के लिए इस्तेमाल हो जाएगा, जबकि द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ एनर्जी अपीयर्स एज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। एनर्जी का दूसरा हिस्सा काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के तौर पर जाहिर हो जाएगा। एनर्जी का वो हिस्सा जो उस इलेक्ट्रॉन को मेटल की सरफेस में से निकालने के लिए इस्तेमाल होता है, इस एनर्जी को कहा जाता है वर्क फंक्शन ऑफ मेटल और इसे फाई से जाहिर किया जाता है। तो यहाँ हमने दो बातें सीखी कि जब भी एक एनर्जी E का फोटॉन आकर इलेक्ट्रॉन से टकराता है, इसकी एनर्जी दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगी। पहले तो कुछ एनर्जी का हिस्सा उसे मेटल की सतह में से निकालने के लिए इस्तेमाल हो जाएगा, जबकि रिमेनिंग अमाउंट ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रॉन अपनी काइनेटिक एनर्जी के तौर पर लेकर आगे की तरफ मूव करता चला जाता है। इसी डिवीजन की बुनियाद पर आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी की एक्सप्लेनेशन दी। मैथमेटिकली तौर पर एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटॉन बराबर हो गई है वर्क फंक्शन ऑफ मेटल प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अगर एनर्जी ऑफ फोटॉन यहां से इसका रिलेशन वैल्यू को पुट करना चाहें, HF, वर्क फंक्शन फाई से हमने जाहिर किया हुआ है, फाई प्लस काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन। अब इन दोनों रिलेशनशिप को रीअरेंज कर लेते हैं। HF बराबर होगा फाई प्लस काइनेटिक एनर्जी की जगह पर इसकी मैथमेटिकल वैल्यू को पुट कर दें, हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन बराबर होगी। अब फाई को दूसरी तरफ इक्वेशन के लेके आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगी, HF माइनस फाई इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। इसे कहा जाता है आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ठीक है बेटा। ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर पूछा जाता है आपसे। एक स्पेशल केस अगर कंसीडर कर लिया जाए कि जब इलेक्ट्रॉन
आगे मूव कर रहा होता है तो उसके पास किसी किस्म की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी नहीं होती, उस केस के अंदर यहाँ काइनेटिक एनर्जी का फैक्टर 0 हो जाएगा। एच एफ नॉट यहाँ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, जिसका कंसेप्ट हम एक्सपेरिमेंटल एविडेंस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर पढ़ चुके हैं। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी -5, जिसे वर्क फंक्शन कहा जा रहा है, इज इक्वल टू 0। एच एफ नॉट की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहेंगे, माइनस की ये वैल्यू दूसरी तरफ जाकर प्लस हो जाएगी। एच एफ नॉट इज इक्वल टू 5। अब इस वैल्यू को रिप्लेस किया जा सकता है, अगर इसे आइंस्टाइन की इस इक्वेशन के अंदर पुट किया जाए, एच एफ वैसे रहेगा, -5 की जगह पर उसकी वैल्यू एच एफ नॉट इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। तो आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन इस तरह की शक्ल इख्तियार कर लेगी। तो ये था वो कंसेप्ट जो आइंस्टाइन ने इस्तेमाल किया था। अब यहाँ एक बात को गौर कीजिए, अगर तो आइंस्टाइन वही कंसेप्ट इस्तेमाल करते जो क्लासिकल फिजिक्स के थे, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं था कि इस फिनोमेना को एक्सप्लेन किया जा सकता। क्यों? क्लासिकल फिजिक्स के मुताबिक वेव की कुछ और प्रॉपर्टीज हैं और पार्टिकल की कुछ और प्रॉपर्टीज हैं। तो अगर यहाँ वो कंसिडरेशन उसी वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी वाली इस्तेमाल करते, तो वो इन एक्सपेरिमेंट को कभी भी साबित न कर पाते। इसीलिए आइंस्टाइन ने जब अपनी फोटोन थ्योरी पेश की थी तो उसके अंदर इसने कहा था कि लाइट दानेदार नेचर रखती है, ये छोटे छोटे दानों पर मुश्तमिल है, और इन दानों को उसने नाम भी दिया था कि ये फोटॉन्स हैं, फोटॉन्स की सूरत के अंदर पाए जाते हैं। फोटॉन को इसने पार्टिकल कहा था, छोटे छोटे पार्टिकल। तो पार्टिकल ही आकर पार्टिकल को रिमूव करा रहा है, पार्टिकल ही आकर जब पार्टिकल से टकराता है तो उसे इमिट आउट कर देता है। इसी बुनियादों पर, क्वांटा की बुनियादों पर इसने एक्सप्लेन किया था अपने इस एक्सपेरिमेंट को। इसके बाद एक शॉर्ट क्वेश्चन आपका बनता है, व्हाई डू ऑल इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स नॉट पोजेसेस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। किसी एक मेटल की सतह से निकलने वाले तमाम तरह इलेक्ट्रॉन्स के पास ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू नहीं होती, उसकी वजह क्या है? जाहिर सी बात है बेटा, जब ये इलेक्ट्रॉन मेटल की सतह में से निकलते हैं तो ये एटम्स के साथ भी कोलाइड करते हैं, और मेटल की लेटिस के अंदर जो इम्परफेक्शंस होती हैं उनसे भी टकराते रहते हैं। तो हर कोलिजन पर इनकी एनर्जी ज़ाय होती रहती है। तो हर इलेक्ट्रॉन के पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इसीलिए नहीं होती, तमाम तरह इलेक्ट्रॉन्स के पास डिफरेंट एनर्जी होती है। ये हम अपने पीछे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के उस लेक्चर के अंदर बड़ा ब्रीफली तौर पर डिस्कस कर चुके हैं। जब भी कोई एक इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस में से बाहर की तरफ आता है, ये एटम्स के साथ कोलाइड करता है, लेटिस इम्परफेक्शंस के साथ कोलाइड करता है। यहाँ कोलाइड करते हुए इसकी काइनेटिक एनर्जी ज़ाय होती रहती है, इसीलिए तमाम के तमाम इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के साथ नहीं पाए जाते। ये शॉर्ट क्वेश्चन आपका बनता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमेशा पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को जाहिर करता है, और इसी बुनियाद पर 1921 के अंदर आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज से नवाजा गया था। बाद एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन है इसी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से मुतालिक, फोटो सेल। तारीफ इसकी की जाती है, अ डिवाइस हुज इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज आर अफेक्टेड बाय द लाइट। एक ऐसा डिवाइस जिसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज लाइट की वजह से बदल जाती हैं, इसको कहा जाता है फोटो सेल। इसकी वर्किंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर ही बेस्ड है। कैसे? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर हमने एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट के अंदर एक एवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब को इस्तेमाल किया था, जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स मौजूद होते हैं, एक कैथोड एक एनोड। कैथोड को कनकेव टाइप बनाया जाता है, जिसकी अंदरूनी गहरी सतह रिफ्लेक्टिंग सरफेस के तौर पर काम करती है। मतलब आने वाली लाइट जैसे ही कैथोड के ऊपर अंदरूनी तौर पर फॉल करेगी इसके ऊपर, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं, और वहीं एनोड को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करा के इन तमाम तरह इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करा लिया जाता है, और एक सर्किट में से करंट फ्लो करता है। तो वर्किंग इसकी वही कुछ है जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर हमने देखी थी। अब यहाँ कैथोड की कंस्ट्रक्शन जो है वो डिफरेंट मटेरियल से की जाती है। अगर वो मटेरियल बदल जाए तो कैथोड में से निकलने वाली जो लाइट रेज हैं वो डिफरेंट रीजन्स के अंदर लाई करती हैं। यहाँ से आपकी एमसीक्यूज भी बनती हैं, गौर कीजिएगा। अगर एक कैथोड सोडियम का बना हुआ हो या यही कैथोड पोटासियम का बना हुआ हो, तो इससे इमिट होने वाली लाइट विजिबल रीजन के अंदर लाई करती हैं। अगर इस कैथोड को सीजियम कोटेड ऑक्सीडाइज सिल्वर से बना दिया जाए
तो इसमें से निकलने वाली जो लाइट होंगी वो इंफ्रारेड रीजन के अंदर लाई करेंगी। अगर इस कैथोड को बाकी मेटल से तैयार किया जाए तो ये जो लाइट इमिट करेगा वो अल्ट्रा वायलेट रीजन के अंदर लाई करेंगे। इस फोटो सेल को इस्तेमाल किया जाता है काफी जगहों के ऊपर। कुछ यूजेस यहाँ डिस्कस किए गए हैं। ऑटोमेटिक डोज सिस्टम के अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है, काउंटिंग सिस्टम के अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है, सिक्योरिटी सिस्टम्स के अंदर इसके इस्तेमालात हैं काफी सारे। एक्सपोजर मीटर फॉर द फोटोग्राफी, साउंड ट्रैकर के तौर पर, साउंड ट्रैक, मूवीज जब बनाई जा रही होती हैं तो मुख्तलिफ चीजों की आवाजें पैदा करना और उन आवाजों को सही तरीके से ट्रैक करने के लिए जो चीज इस्तेमाल की जाती है वो फोटो सेल है। फिर इसका इस्तेमाल ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइटनिंग के लिए। स्ट्रीट लाइटनिंग, गलियों के अंदर जो लाइट्स इस्तेमाल की जाती हैं इनकी ऑटोमेटिक स्विचिंग के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। कैसे कि दिन अगर हो जाए तो ये लाइट्स ऑफ हो जाए, अगर दिन खत्म होने लगे और रात का वक्त आए तो ये ऑटोमेटिकली तौर पर उन लाइट्स को ऑन कर दे। तो उस सिस्टम के लिए भी फोटो सेल इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये हमारा आखिरी शॉर्ट क्वेश्चन था। ये था आज का हमारा लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।